हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। एग्जामपुर में आप सभी का स्वागत है। हमारे सभी साथी जल्दी से आ जाएंगे, क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। हमारे सभी विद्यार्थी जल्दी से आ जाएंगे, सभी साथी जल्दी से आ जाएंगे और सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नमस्ते। और आ जाओ सभी लोग, एक बार शेयर कर दो आप सभी साथी। आपको सामने दिख रहा है एसएससी एमटीएस 2021-22 प्रतिज्ञा बैच, जो कि बाइलैंग्वेज है पूरी तरह से। इसके फीचर्स हैं, डेली लाइव क्लासेस हैं, डाउट सेशन है, पीडीएफ है, नोट्स हैं, है ना। तो बहुत सारे फीचर्स हैं और एक सबसे बड़ा फीचर जो है वो ये है कि आपके लिए एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं जिनकी एसएससी के एग्जाम पर एक्सपर्टीज है ना। चलेगा तो आप सभी साथी, और जो कम से कम 5-5, 6-6 सालों से पढ़ा रहे हैं, आप ही के सामने पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ऐसे सभी टीचर्स आप लोगों को इस एमटीएस के परीक्षा में, इस एमटीएस के पेपर को पास कराने की जिम्मेदारी ऐसे लोगों के ऊपर है ना। तो आप सभी लोग इस प्रतिज्ञा बैच के साथ जुड़ सकते हैं। एक और अच्छा फायदा यह है कि अभी 60% ऑफ भी आपको मिल जा रहा है, 60% का डिस्काउंट आपको इस पर मिल जा रहा है, तो और भी अच्छी बात है ना। तो आप लोग इसे ज्वाइन कर लेंगे। और एक और बात बता दूं मैं आप लोगों को कि 17 तारीख दिन रविवार सुबह 11 बजे, 17 तारीख दिन रविवार सुबह 11 बजे आप सभी साथी एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर जलेगी जीत की मसाल इवेंट में जरूर शामिल होइए। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें बहुत कुछ होने वाला है, आप सबके लिए बहुत फायदे की चीज होगी। तो आप लोग सभी साथी उस इवेंट में जरूर आइएगा। आ तो गया मैं तो कब से आपके सामने आया खड़ा हूं है। चलेगा, अब एक एक करके हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे। बाकी के दिनों में आप सब जानते हैं हम लोग एक्सरसाइज, मतलब सॉरी प्रैक्टिस नहीं, बल्कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बाकी के दिनों में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कर रहे हैं टॉपिक वाइज, और टॉपिक वाइज लगातार मैं कराता रहूंगा बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से मैं लगातार आपके टॉपिक वाइज कराता रहूंगा। लेकिन बीच बीच में कभी कभी हम लोग इसको कभी कभी मतलब एक्सरसाइज का टेस्ट भी ले लिया करेंगे। चलिए, तो मैंने बताया ना कि दोनों ही हमारे उसमें रहेगा। हम थ्योरी भी विस्तार से पढ़ेंगे, विस्तार से, और आपकी टेस्ट भी, क्वेश्चंस भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, एक एक करके यहाँ पर क्वेश्चंस को करते हैं। और क्वेश्चन एक है आपके सामने जो कुछ कहता है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि आर्क निम्नलिखित में से किसे डायनामाइट के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे हम लोग डायनामाइट के खोज का, डायनामाइट के आविष्कार का श्रेय देते हैं। डायनामाइट एक विस्फोटक होता है, क्या होता है, विस्फोटक होता है। इसको आप, हाँ जी, इसको आप विस्फोट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताना है कि डायनामाइट जो आपका होता है वो उसके आविष्कारक कौन है, अर्थात यह एक एक्सप्लोसिव होता है, विस्फोटक होता है, इसके आप बम बना सकते हैं ना। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे डायनामाइट के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, डायनामाइट के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी करेंगे। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। एक बार सभी साथी, तो डायनामाइट के आविष्कार के अगर श्रेय की बात करें तो कहते हैं कि इसका जो इन्वेंशन था, इसकी जो खोज की, वो किसके नाम पर है, अल्फ्रेड नोबल ने इसकी खोज की थी। किसने की थी, अल्फ्रेड नोबल ने की थी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अल्फ्रेड नोबल जो आपके हैं भैया, ये वही अल्फ्रेड नोबल हैं जिनके नाम पर आज के समय में नोबल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। ये नोबल पुरस्कार के दान करता है। कहते हैं कि इन्होंने अपने जीवन की पूरी पूंजी जो सेविंग की थी, जो बचाया था, वो दान कर दिया नोबल प्राइज के लिए। और 27 नवंबर 1895 को नोबल पुरस्कार की स्थापना हुई है ना। 27 नवंबर 1895 को क्या हुई हमारे देश, दुनिया में, है ना, विश्व में, स्वीडन में नोबल पुरस्कार की स्थापना हुई। आज के समय पर अगर हम लोग बात करें तो नोबल पुरस्कार आपकी रसायन के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, है ना, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। आ रही बात समझ में,
मैथ के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। आप लोग सोचते होंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब में मिलता है तो मैथ में भी मिलता होगा, मैथ में नहीं मिलता। साइंस मतलब फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, मेडिसिन जिसे चिकित्सा कहते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, और आपके साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर शांति के क्षेत्र में, और आपके अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। हाल ही में भारत में किसी को मिला है शांति का? 2014 में मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार। किसको? कैलाश सत्यार्थी को, है ना। कैलाश सत्यार्थी जो छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को बनाने का काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को संभाल रहे हैं कैलाश सत्यार्थी, है ना। चलिएगा, तो अब आपका राइट आंसर कैसे हो जाएगा? ओए बम बनाने वाले चुपचाप पढ़ाई कर ले पहले, घर में बम कैसे बनाए, चाटे पड़ेंगे हो जाओगे उसमें तो, है ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो जाएगा भैया? निम्नलिखित में से किसे डायनामाइट के आविष्कार का श्रेय जाता है? तो आपके अल्फ्रेड नोबेल को जाता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, है ना। नाइट्रोग्लिसरीन होता है इस डायनामाइट में, इस बात को याद रखेंगे। तो अल्फ्रेड नोबेल। अगला क्वेश्चन है सेकंड, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का लोकप्रिय नृत्य है? इनमें से लक्षद्वीप समूह का लोक नृत्य प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर देंगे कि आपका कौन सा है? कथक है। कथक आप सब जानते हैं यूपी का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य अर्थात यह एक शास्त्रीय नृत्य है। कैसा है बेटा? शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का। जबकि कुचिपुड़ी, कोली और कोलकली, अब इनमें से आपको बताना है। एक तो आसान था जो मुझे आ रहा था, मैंने आपको बता दिया था। अब आप बताओ कि इसमें से कौन सा हो जाएगा सही आंसर? कि लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात करें तो भारत का जो लक्षद्वीप है यह एक द्वीप समूह है और वर्तमान में इसको एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, अर्थात इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। अर्थात इसको क्या बनाया गया है? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का लोकप्रिय नृत्य है? कथक, कुचिपुड़ी, कोली और कोलकली। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? हाँ जी, 4 ऑप्शन है आप लोगों के लिए। एक बार सभी साथियों से निवेदन है क्लास को शेयर करो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुचिपुड़ी कोई बताएगा आप में से कहां से है? कुचिपुड़ी कहां से है? चलो, नहीं बता रहे ना, मैं बताता हूं। कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश से है ना। कोली की बात करें तो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में कोली की अगर हम लोग बात करें बेटा तो कोली आपके महाराष्ट्र से है। कोली एक जनजाति होती है, उसके द्वारा महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया जाता है, इस नृत्य को किया जाता है। जबकि कोलकली आपकी लक्षद्वीप से है। कहां से है? कोलकली आपकी लक्षद्वीप से है। कोई आप में से जानता है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? हाँ जी, आप में से कोई जानता है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? किसी को भी पता हो तो बताओ एक बार लक्षद्वीप की राजधानी। हाँ, फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। अरे आज तो इन क्वेश्चंस के जवाब दे दो, थ्योरी तो रोज ही पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे। अब आ जाओ, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बालको, तुम लोग भी कैसी बातें करते हो। अब अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं? कितने भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। क्या है बेटा? भूटान की राजधानी थिम्पू है। एकदम शांति वाला देश है, शांति प्रिय देश है। बौद्ध धर्म को मानने वाले ज्यादातर लोग भूटान में मिलेंगे आपको, है ना। बौद्ध धर्म को मानने वाले, अर्थात भूटान में ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं। भूटान है, तिब्बत होता था पहले, हालांकि अब तो तिब्बत का अस्तित्व खत्म कर दिया चाइना ने, है ना। भारत के भी जो सीमावर्ती इलाके जैसे हिमाचल है, सिक्किम है, यहाँ भी आपको बौद्ध धर्म के लोग मिल जाएंगे। तो आप जैसे लद्दाख है, लेह लद्दाख में भी आपको बौद्ध धर्म के लोग मिलते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि कितने भारतीय राज्य भूटान के साथ। भूटान की सीमा भारत के साथ लगती है लगभग 540 किलोमीटर की। अब आपको बताना है कि कौन कौन से राज्य। तो मैं बता देता हूँ, भूटान के साथ एक सिक्किम साझा करता है सीमा। कौन साझा करता है? एक राज्य है जिसको हम लोग कहते हैं सिक्किम सीमा साझा करता है। एक राज्य है जिसे हम पश्चिम बंगाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पश्चिम बंगाल कहते हैं। पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है। एक राज्य हमारे पास असम, जिसे हम असम कहते हैं। असम करता है कि नहीं करता है? आप बताओगे कि नहीं बताओगे, है ना। और एक है जिसे हम कहते हैं क्या बेटा? एक है जिसे हम कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, है ना। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? ये 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। ये हमारे
4 राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। एनटीपीसी एग्जाम डेट आ गया गुरुजी सेकंड फेज का, अच्छी बात है, सेकंड फेज का एग्जाम डेट आ गया। वैसे तो एनटीपीसी सेकंड फेज में सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले आपकी परीक्षा होगी किसकी, जो आपके 6 वाले, लेवल 6 वाले हैं उनकी। तो जब लेवल 6 वाले हैं उनकी सबसे पहले परीक्षा होगी, तो इसका मतलब ये है कि हाँ 9 और 10 मई को है ना बेटा, 9 और 10 मई को आपकी परीक्षा होगी। हाँ जी चलिए, 9 और 10 मई 2022 को आपकी परीक्षा है ना। अब देखते हैं लेवल 6 को, पहले लेवल 6 का होगा बेटा, पहले लेवल 6, बाकी के आगे फिर। अब आगे आ जाते हैं, तो कितने 4 राज्य सीमा साझा करते हैं भूटान के साथ हमारे, 4 राज्य, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है बेटा, असम है और अरुणाचल प्रदेश। तो 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। आंसर हो जाएगा यहां पर डी। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला है, भगवत गीता को किसके द्वारा संकलित किया गया था। भगवत गीता को किसके द्वारा संकलित किया गया था, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दीजिए। भगवत गीता को किसके द्वारा, हाँ जी, भगवत गीता को किसके द्वारा संकलित, देखो भगवत गीता का जो उपदेश है वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये उपदेश दिए गए थे। कब, युद्ध के मैदान में, जब अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे और जब अर्जुन अपने सारथी के साथ जब युद्ध के मैदान में पहुंचे, तो कहते हैं कि अर्जुन का जब देखा कि उनके सामने गुरु द्रोणाचार्य हैं, जिनसे उन्होंने पूरी कला सीखी, युद्ध की, धनुष चलाना सीखा, युद्ध कौशल सीखा, वही गुरु सामने आज दुश्मन के साथ खड़े हैं। उनके सामने भीष्म पितामह हैं, है ना, तमाम रिश्तेदार हैं, बड़े भाई कर्ण हैं और सारे जो चचेरे भाई थे वो सारे के सारे सामने खड़े हैं। और अर्जुन को लगा कि अगर इन सबको मार के मुझे राजपाट मिला तो इसका क्या ही फायदा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों उपदेश दिए, है ना, अनेकों, जो गीता में आज लिखे गए, अनेकों उपदेश दिए। कहा कि तुम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो, धर्म की लड़ाई में परिवार नहीं होता, है ना, धर्म की हमेशा विजय होनी चाहिए, अधर्म की नहीं। और अधर्म की अगर लड़ाई परिवार के खिलाफ भी लड़नी पड़े तो लड़नी चाहिए, अपनों के खिलाफ लड़नी पड़े अगर तो लड़नी चाहिए, मतलब लड़ना चाहिए। तुम तो केवल एक माध्यम हो, ये तो प्रकृति है, प्रकृति तो तुमसे बस इस अधर्म को नष्ट करवा रही, तुम तो एक माध्यम हो, तुम नहीं कर रहे हो ये सब। तो बहुत कुछ सिखाया था और उसके बाद अर्जुन युद्ध लड़ने पे तैयार हो गए थे। तो आज वो सारी चीजें गीता में इनको संकलित किया गया है, अर्थात गीता हिंदू धर्म की एक पवित्र पुस्तक है ना। तो अब आपको बताना है कि इसका संकलन किसके द्वारा किया गया, शंकराचार्य के द्वारा, माधवाचार्य के द्वारा, वेद व्यास के द्वारा, या फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर वल्लभाचार्य के द्वारा। तो वेद व्यास के द्वारा भगवत गीता को संकलित किया गया, अर्थात उनके सारे जो भगवत गीता के जो उपदेश थे उनको एक साथ एकत्रित करके उसको भगवत गीता बनाया गया। तो क्या हो जाएगा आपका वेद व्यास। अगले सवाल पर हम लोग आ जाते हैं। 5वां प्रश्न है, 2022 एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया जाएगा। अब 2022 ये बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 2022 में होने वाले एशियन गेम्स आपके कहां पर कराए जाएंगे, एशियन गेम्स आपके कहां पर कराए जाएंगे 2022 में होने वाले। तो आप मुझे बता दीजिए कि 2022 के एशियन गेम्स जो होंगे उनका आयोजन कहां पर होगा। आपको बता दूं कि एशियन गेम्स का पहला संस्करण 1951 में ये हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुए थे, है ना।
1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे, तब से अब तक लगातार। और अब 2022 में है ना, 2022 में ये सितंबर के महीने में 10 सितंबर से बेटा, कब से 10 सितंबर से और 25 सितंबर तक, कब तक 10 सितंबर से 25 सितंबर तक इनका आयोजन किया जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो 10 सितंबर से 25 सितंबर तक इनका आयोजन किया जाएगा। और कहां पे होगा? इनका आयोजन होगा चीन में। चीन भी तो एशिया का ही पार्ट है, चीन क्या एशिया से बाहर है? नहीं है ना, तो चीन भी तो एशिया का ही पार्ट है भैया। तो 10 सितंबर को इनका आयोजन चाइना में होगा। याद रखो, आपका पेपर जुलाई में है और ये गेम्स कब शुरू होंगे? सितंबर में। तो इनको पूछा जा सकता है कि एशियन गेम्स 2022 लिख लो, और गारंटी इस बात की सवाल आएगा किसी न किसी शिफ्ट में। तो चलिए, एक क्वेश्चन तो आपका कम से कम कंप्लीट हो गया कि एशियन गेम्स कहां पर होंगे? आपके चाइना में होंगे। कब से कब तक होंगे? 10 से 25 सितंबर के बीच में होंगे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चाइना में इन गेम्स का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां, कह रहा है वंदे मातरम के लेखक कौन थे? क्या पूछ रहा है? कह रहा है वंदे मातरम के लेखक कौन थे? वंदे मातरम की अगर हम लोग बात करें तो वंदे मातरम आप सब जानते हैं कि भारत का ये राष्ट्रीय गीत है। क्या है बेटा? राष्ट्रीय गीत है ना, राष्ट्रीय गीत है भारत का। चलिए, तो वंदे मातरम के लेखक महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जहां तक मुझे याद है, रविंद्रनाथ टैगोर तो राष्ट्रगान है ना कि राष्ट्रगीत। राष्ट्रगान जो आपका जन गण मन अधिनायक जय है उससे संबंधित है ना। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही आमार सोनार बांग्ला, जो कि आज के समय पर बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा था, जो आज के समय पर राष्ट्रगान है, आमार सोनार बांग्ला। ये उन्होंने अपना राष्ट्रगान बनाया इसको, और यह टैगोर साहब ने लिखा था। तो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो आप सब जानते हैं कि वंदे मातरम के लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना। हाँ जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की किसी एक उपन्यास में था। उस उपन्यास का नाम क्या है? आप में से बताओ कि किस उपन्यास में लिखा गया था बेटा? हाँ जी, किस उपन्यास में? धुआंधार आपके एग्जामपुर में क्लासेस चलेंगी आपकी एमटीएस की, जबरदस्त, एकदम तपस्या जैसी तैयारी आप लोगों को कर लेनी है। तपस्या जैसी तैयारी, कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको परीक्षा से पहले। जुलाई में है तो है, हवलदार इस बार पक्का तो पक्का, लेकिन कहने से नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। ऐसी इस बार की गर्मी बना दो कि पूरे जीवन याद रहे कि एक बार इतनी भीषण गर्मी पड़ी थी और भीषण तैयारी हमने उस गर्मी में की थी, है ना। भीषण तैयारी हमने उस गर्मी में की थी। तो इन गर्मियों को यादगार बना दो इस बार। आसान नहीं है, मुश्किल है, मैं कहता हूं मुश्किल है, लेकिन बेटा जीवन में मुश्किल काम ही आपको इज्जत दिला सकता है। अगर इज्जत से जीना है तो मुश्किल काम करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? इज्जत से अगर जीना है तो मुश्किल काम आपको करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो चलो अब आनंद मठ में, बिल्कुल सही। अगले सवाल पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है इगास उत्सव किस राज्य से संबंधित है? इगास उत्सव किस राज्य से संबंधित है? इगास उत्सव, इगास उत्सव किस राज्य से संबंधित है? हाँ, अभी आजकल तुम, मुझे लग रहा है, गेहूं काटने में व्यस्त रह रहे हो, है ना। इगास उत्सव किस राज्य से संबंधित है? गेहूं काटने में तुम बिजी हो आजकल, हैं? चलो, गेहूं भी जरूरी है, हैं, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। गेहूं तुम रात को काटा करो, क्योंकि दिन में इतनी ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही है, बीमार पड़ जाओगे। सुबह सुबह जाया करो 4 बजे, दराती लेके, छाछ लेके और कुछ और डाल लिया करो साथ में, है ना। और सुबह सुबह 4 बजे निकल जाया करो, 7 साढ़े 7 बजे तक गेहूं की कटाई किया करो, हैं। फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाया करो आप सभी के सभी लोग। दिन भर पढ़ाई किया करो, शाम को फिर चले जाया करो 5-6 बजे गेहूं की कटाई करने। 3-4 घंटे फिर करके आ गए, खाना पीना खाया, सो गए। 10 बजे सो जाया करो, 4 बजे उठ जाया करो। अभी तो जवान हो यार, अभी तो 6 घंटे काफी है तुम्हारे सोने के लिए। 4 बजे उठ जाया करो,
फिर चले गए खेत पे, है ना। चलो अब इधर आ जाओ, इगास उत्सव की बात मैं पूछ रहा था। इगास उत्सव आपके उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित है। ये किससे है बेटा संबंधित? उत्तराखंड से संबंधित है। इगास उत्सव की बात करें तो ये दीपावली के 11वें दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? दीपावली जो होती है उसके 11वें दिन इसको शुरू किया जाता है। इगास उत्सव की मान्यता क्या है कि जब भगवान श्री राम वनवास से वापस लौटे थे अयोध्या, है ना, तो अयोध्या में और संपूर्ण भारत में कहते हैं कि उस दिन घी के दीपक जलाए गए थे, खासकर अयोध्या में, क्योंकि आज के समय उस समय फोन जैसे सिस्टम नहीं थे जो कि एकदम सबको पता लग गया। अयोध्या में उनके स्वागत के लिए घी के दीपक जलाए गए। धीरे धीरे ये खबर फैली कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वापस घर लौट आए हैं, है ना। तो धीरे धीरे समाचार फैलने लगा। कहते हैं कि उत्तराखंड के इन पहाड़ों में ये समाचार 11वें दिन पहुंचा। कब पहुंचा? 11वें दिन पहुंचा कि भगवान श्री राम अपने अब घर लौट आए हैं, वनवास उन्होंने काट लिया है और इस पृथ्वी से, है ना, जो राक्षस थे उनका अंत कर दिया है। अधर्म पर धर्म की विजय करके वो वापस लौट आए हैं। तो उत्तराखंड में ये खबर इसके 11वें दिन पहुंची। जब वो वापस आए थे अमावस्या की जो कार्तिक मास की अमावस्या थी उस दिन वापस लौटे थे और ये खबर पहुंची कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, है ना। तो 11वें दिन जब यहाँ पर खबर पहुंची तो यहाँ के लोगों ने, यहाँ के नर और नारियों ने घी के दीपक जलाए थे। इसी को इगास उत्सव कहते हैं। तो ये तब से लेकर उत्तराखंड में इगास उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो आपका इगास है ये किससे संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड में आपको के बारे में बता दूं मैं, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत सारी राजनीतिक उथल पुथल रही है तो आपके सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। उत्तराखंड के अभी जो सीएम है भाई साहब वो है पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी यहाँ के उत्तराखंड के सीएम हैं। पुष्कर सिंह धामी को पिछली साल सीएम बनाया गया था, है ना, तीरथ सिंह रावत को हटाकर। उससे पहले त्रिवेंद्र सिंह थे, फिर तीरथ सिंह रावत, फिर पुष्कर सिंह धामी। उनके मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही महीनों बाद चुनाव हुए उत्तराखंड में और चुनाव में पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव हार गए। तो वर्तमान में ये किसी भी सीट से विधायक नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री बन गए। अब आप ये बात तो जानते हो कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होता है तो 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकता है। तो पुष्कर सिंह धामी को अगले 6 महीने में विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। उसके लिए कोई एक सीट खाली कराई जाएगी और वहां से इनको चुनाव लड़ाया जाएगा और फिर इनको क्या किया जाएगा? इनको विधानसभा में पहुंचाया जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भैया पुष्कर सिंह धामी क्या होगा? यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड की बात अगर मैं करूं तो उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो कहते हैं कि ग्रीष्मकालीन कैपिटल तो आपकी कौन सी है? गैरसेण है। कौन सी है? गैरसेण है। हालांकि अब एक ही है, नाम की गैरसेण बची है ना, गैरसेण है। और इनकी जो शीतकालीन राजधानी है ना, शीतकालीन राजधानी है वो देहरादून है, क्योंकि देहरादून लगभग देहरादून में आपके मैदानी इलाका शुरू हो जाता है और गैरसेण तो कठोर पहाड़ों में ऊपर जाके बर्फ में हिमालय पर्वत पर। तो सर्दियों में तो रास्ता ही बंद हो जाता है गैरसेण का, है ना। तो सर्दियों में आ जाती है देहरादून राजधानी और गर्मियों में जब बहुत सारी गर्मी होती है तो लोग सरकार लेके उठा के चले जाते हैं गैरसेण, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपके सामने लिखे हैं। राइट आंसर आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड का जन्म कब हुआ? उत्तराखंड आपसे छोटा है, सीरियसली मैं कह रहा हूं आपसे छोटा। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड का जन्म हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। आप सबका 2000 से पहले का होगा जहां तक मुझे लगता है। अगले प्रश्न पर आ जाता हूं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, विश्व बैंक समूह का मुख्यालय कहां पर स्थित है? विश्व बैंक समूह का मुख्यालय बेटा कहां पर स्थित है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर, विश्व बैंक समूह का मुख्यालय कहां पर स्थित है? फटाफट से सवाल का जवाब चाहिए मुझे। एमटीएस की कितने बजे से क्लास लगेगी? क्या बेटा? एमटीएस की क्लास तो सुबह 10 बजे से आपकी शुरू हो जाती है पुलकित सर के साथ। तो पुलकित सर के साथ आप लोग सुबह 10 बजे जुड़ जाया करिएगा। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दीजिए, प्यार से कर दीजिए। विश्व बैंक समूह का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वर्ल्ड बैंक जिसे कहते हैं हम लोग, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो आपका है वो है आपके कहां पर? वॉशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये राजधानी है अमेरिका की। क्या है बेटा? ये अमेरिका की आपकी राजधानी है। इस बात को आप लोग
क्या रखेंगे, याद रखेंगे। हमारे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी याद रखेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें, कभी कभी करने लग जाएं कि भैया वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी आपकी जुलाई 1944 को। कब हुई थी? जुलाई 1944 को। वर्तमान में इसमें देशों की संख्या है 189। इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, है ना, डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, एक और सवाल है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है आपकी, वो तो विकास बैंक, वर्ल्ड बैंक है, पूरी दुनिया की है। हमारी एशिया की विकास बैंक जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, बता दो तो फिर। एशिया की विकास बैंक जो आपकी है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये हमारे एशियन देशों के लिए है ना, ये हमारे जो एशियन देशों के भाई बहन हैं उनके लिए है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दीजिए। हाँ, एशियन के लिए है, हमारे अपने देशों के लिए है जो एशिया के हैं। जल्दी से बताओ। वैसे तो पूरी दुनिया ही हमारी है, हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो अब आप बता दो एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एडीबी का मुख्यालय आपने बताया कि सर मनीला में है। कहाँ पर है? मनीला में। एमटीएस क्लास का टाइम क्या है? एमटीएस क्लास सुबह 10 बजे आपकी पुलकित सर की रीजनिंग की क्लास, 11 बजे मेरे जीके जीएस थ्योरी प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन। जबरदस्त धुआं बखेरेंगे यार, धुआं बिखेर देंगे इस बार, मतलब धुआं ही धुआं हो जाएगा इस बार एमटीएस के पेपर में। आप समझ रहे हो ना इस बात को? तो पढ़ाई करो, सिर्फ हवलदार का फॉर्म भर दो। हवलदार में 27 वर्ष एज है और 157.5 सेंटीमीटर हाइट है। आप लोग क्यों नहीं भरते भाई? 3,500 से ज्यादा पद हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अंग्रेजी होती है। आप कहोगे सर इसमें अच्छी बात क्यों? अरे है अंग्रेजी, फायदा की बात है। क्यों? क्योंकि इसमें जिनको अंग्रेजी नहीं आती वो फॉर्म नहीं भरते हैं बच्चे। हैं, आप थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ लो, बस थोड़ी सी पढ़नी है अंग्रेजी, दम लगा दो बस। 25 में से अगर 15-16 में पता है क्या पूछता है? अपोजिट पूछता है, सिनोनिम्स पूछता है, एंटोनिम्स पूछ लेता है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लेता है, ईडियम पूछ लेता है, फ्रेजेस पूछ लेता है, और 2-3 रूल के सवाल होते हैं। एक्टिव पैसिव के एक आध सवाल हो सकता है, वैसे होता नहीं है, मेंस में होता है वो तो सीजीएल के मेंस में। तो ऐसे आसान सवाल नहीं कर पाओ। क्लोज टेस्ट पूछ लिया, पैराग्राफ पूछ लिया, 4-5 तो ऐसे ही टिका दोगे सवाल। अरे भाई कैसी बातें करते हो तुम? 4-5 सवाल तो तुम ऐसे ही टिका दोगे हैं? 4-5 सवाल तो तुम ऐसे ही टिका दोगे। थोड़ी सी बस मेहनत कर लेना, 4-5 टिक गए, है ना। टोटल कितने करने? 15। जीएस में मारो ना 20, रीजनिंग में मारो ना पूरे 25। कौन रोक रहा है आपको? मैथ में मारो पूरे 25। अमित वर्मा सर कितनी तपस्या कर रहे हैं, है ना। चलिए, अरे क्या हो गया कि एमटीएस का टाइम क्या है? तुम्हें एमटीएस का टाइम नहीं बताया मैंने। इंग्लिश की क्लास 1 बजे होती है। कैसे, मतलब कैसे बताऊं फिर? चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, अब अगले सवाल पर आ जाते हैं। कह रहा है सम्राट अशोक निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त और कनिष्क। हाँ, इंग्लिश में गोल है। देखो इंग्लिश में कोई गोल नहीं होता। अभी तुमसे ये कह दो कि तुम्हें क्रिकेट खेलने नहीं आती, तुम्हें बल्ला दे दो, है ना, और तुम्हें बॉल दे दो, और तुम्हें मैदान दे दो, 4-5 खिलाड़ी दे दो जो खेलते हैं, उनके साथ तुम्हें कर दो, तुम 15 दिन में क्रिकेट खेलना सीख जाओगे। 15 दिन में सचिन तेंदुलकर से मुकाबला करने की सोचोगे तुम, आ जाए तेंदुलकर जी अब। हाँ, 15 दिन में सिर्फ इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ जाएगा। तुम्हें हॉकी तुम्हारे हाथ में पकड़ा दो, 20 दिन में तो तुम पता नहीं किसे किसे पीछे कर दोगे। फुटबॉल अगर दे दी तो रोनाल्डो तुमसे टक्कर लेने में डरेगा। वैसे तुम्हारा इतना जोश हाई रहता है। इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश तो बहुत छोटी चीज़ है भाई, बहुत छोटी चीज़ है इंग्लिश। तो कभी पढ़ते ही नहीं हो, भागते रहते हो, इसीलिए नहीं आती अंग्रेजी। अब चलो अब इधर बता दो अब क्या है आपका क्वेश्चन का आंसर। तो अब पूछ रहा है सवाल का जवाब क्या कह रहा है? कह रहा है सम्राट अशोक इनमें से किसका पुत्र था? सम्राट अशोक को कहते हैं कि यह बड़ा महान शासक था। क्या था? महान शासक था। बौद्ध धर्म को बड़ा प्यार करता था। सम्राट अशोक के जीवन काल की बात करें तो कहते हैं 304 ईसा पूर्व से लेकर 332 ईसा पूर्व तक ये इसका जीवन काल रहा। शासक की अगर हम लोग बात करें तो 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक ये शासक रहा।
है ना। इसी शासन काल में इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा, जिस कलिंग के युद्ध में सैकड़ों हजारों लाखों लोग मारे गए। और जब भयंकर जन और धन की हानि हुई तो अशोक ने हाथ जोड़ लिए कि अब युद्ध नहीं लड़ेंगे। कलिंग जो कि उड़ीसा का पुराना नाम होता था, कलिंग ही होता था उड़ीसा का पुराना नाम। और जो इसका साम्राज्य था पाटलिपुत्र के आसपास का जो मगध साम्राज्य था, वो पूरा आपका आज का झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, बिहार है, ये सब में फैला हुआ था। आ रही बात समझ में? तो इन्होंने युद्ध को लड़ना छोड़ दिया। इन्होंने कहा कि अब अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, हमारे पास जितनी जमीन है बस उसी को रखेंगे। अब अगर जमीन के किसी टुकड़े को जीतने में हमारे लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उसका क्या ही फायदा। और सच बात है, इसमें युद्ध किसी समस्या का सॉल्यूशन नहीं होता। आज के समय पर रूस और यूक्रेन दोनों लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया को इकट्ठा होकर 2 चाटे रूस के मारते, 2 चाटे यूक्रेन को मारते कि भाई लड़ने में कोई फायदा नहीं है। कितनी जन और धन की हानि होती, कितने बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, कितने बेगुनाह लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, उनके घरों को तोड़ दिया जाता है, उनके भविष्य बर्बाद हो जाते हैं, स्कूल बर्बाद कर दिए जाते हैं, कॉलेज बर्बाद कर दिए जाते हैं। मतलब आने वाली 100 सालों तक देश के लोगों को प्रभावित होना पड़ता है। याद करो जापान की हालत। जापान में आज भी लोग, जब वहाँ पर परमाणु हमले 1945 में किए गए तो आज भी लोग बीमार पैदा होते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी में बीमार लोग पैदा होते हैं, उनकी पीढ़ियां बर्बाद हो गई युद्ध से। और जापान को खड़े होने में, है ना, फिर से उठ खड़े होने में जापान को कई सालों का वक्त लग गया। वो तो उनकी इतनी मेहनत थी कि इतना जल्दी खुद को रिवाइव कर लिया। तो युद्ध भाई भयंकर चीज होती है, सब कुछ तहस नहस कर देता है। युद्ध जब हो रहा होता है तब तो लोग इंटरटेन होते हैं, लेकिन उसके बाद जो समस्याएं खड़ी होती हैं बहुत भयंकर होती हैं। तो वही इन्होंने कहा कि अब युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो आपको बताना है क्या कि ये किस शासक के पुत्र थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। अशोक का एक उपनाम था जिसको देवनाम प्रिय अशोक मौर्य इनका पूरा नाम हुआ करता था। देवनाम प्रिय का मतलब है कि देवताओं का जो प्रिय हो। इनकी एक उपाधि थी देवनाम प्रिय। पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया गया आपके एग्जाम में कि अशोक की उपाधि क्या थी, तो देवनाम प्रिय अशोक की उपाधि थी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगले सवाल पर आ जाता हूं। अगला है, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? हाजी भाई, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? हाँ जी भाई, कह रहे हैं सर जब इंडिया पीओके पर अपना कब्जा करेगा तो युद्ध तो होगा, फिर ये काम तो होगा। मतलब आपको किसी का फोन आया था कि इंडिया पीओके पर कब्जा करने जा रहा है? किसी का फोन आया था क्या? हाँ जी भाई, किसी ने शायद आपके साथ बैठ के रणनीति बनाई हो। हाँ, बनाई हो शायद किसी ने रणनीति। हो सकता है भाई आप विशेष लोग हों, टाइम पास करने के लिए क्लास ले रहे हों, आईवी या रॉ में आप शामिल हों, कुछ भी चलता है तुम्हारा। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की अगर हम लोग बात करें, है ना, दिवस की अगर हम लोग बात करें तो 18 मई को। कब? मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ आप लोग मुझे बता देंगे। 18, हाँ सही कह रहा हूँ, है ना, सबने बताया है, बहुत बढ़िया। तो हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय, संग्रहालय का मतलब है कि जहां हम कुछ ऐतिहासिक दुर्लभ सामाजिक चीज़ों को जो कि हमारे इतिहास से जुड़ी हैं उनको हम देखते हैं, मतलब जहाँ चीज़ों को संग्रह करके रखा जाता है। ये विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ऐतिहासिक संग्रहालय हो सकता है, वॉर अर्थात युद्ध संग्रहालय जिसमें युद्ध से संबंधित चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे भारत में बना दिया गया वॉर मेमोरियल। तो जो भारत में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति जो जलती थी, पहले विश्व युद्ध के बाद जिन जवानों की, जो जवान शहीद हुए थे उनकी जो ज्योति जलती थी, अब उसको वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया। किसी राजा से संबंधित हो सकता है, किसी वंश से संबंधित, जैसे कुषाण वंश से संबंधित एक प्रसिद्ध संग्रहालय हमारे मथुरा में है ना, जैसे
सारनाथ का संग्रहालय स्थित, संग्रहालय जहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित, महात्मा बुद्ध से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो संग्रहालय के अलग अलग प्रकार भी हो सकते हैं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट है पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। याद रखिए 2021 की बात कर रहे हैं हम लोग। पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन वर्ष 2021 किसने जीता? राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच और डेनियल मेदवेदेव। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दीजिए भैया। हाँ, प्रश्न का आंसर आप लोग कर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर तो कह रहा है पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की बात करें, है ना, 2021 की बात करें तो पिछले साल फरवरी में हुआ, जिसको किसने जीता बेटा? नोवाक जोकोविच ने। किसी ने बताया नोवाक जोकोविच? गलत बता रहे हो तुम गलत बता रहे हो भैया। नोवाक जोकोविच ने वो जीता, बिल्कुल सही बात है। पिछली साल का जीता नोवाक जोकोविच ने, नोवाक जोकोविच, ठीक है, जोकोविच अर्थात राइट आंसर हो जाएगा सी। और नोवाक जोकोविच ने हराया था रूस के डेनियल मेदवेदेव को। इन्होंने किसको हराया था? डेनियल को। और नोवाक जोकोविच 9वीं बार इस खिताब को जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने थे। 9 बार उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। 2021 वाले को मिलाकर 2022 का किसने जीता? जनवरी में हो गया 2022 का। और 2022 का जीता आपके फेवरेट खिलाड़ी राफेल नडाल ने। किसने बेटा? राफेल नडाल ने 2022 का जीता। तो अगर 22 का पूछा जाए तो राफेल नडाल, और 21 का पूछा जाए तो नोवाक जोकोविच। अरे बात समझ में चलिए, नोवाक जोकोविच। एशियन गेम्स 2022 कहां पर होंगे? एशियन गेम्स 2022 होंगे आपके कहां पर बेटा? चाइना में। हाँ, अगले सवाल पर हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है 13वां। कह रहा है ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? ग्रांड ट्रंक अर्थात जीटी रोड बनवाया गया था पाकिस्तान के पेशावर से लेकर, है ना, पाकिस्तान के पेशावर से लेकर कलकत्ता तक, कोलकाता तक बनवाया गया था, है ना, जो कि भारत का सबसे लंबा रोड भी था, लेकिन अब नहीं है, पहले हुआ करता था। अब कौन सा है? हाँ, पता है कुछ? अरे कुछ जानो कि ना जानो हैं? पहले इस क्वेश्चन का आंसर तो पेशावर अब पाकिस्तान में है। तो अब ये रोड जो चलता है भारत का जीटी रोड, ये अमृतसर से, है ना, अमृतसर से कहां तक चलता है? कोलकाता तक। लेकिन अब नेशनल हाईवे, है ना, अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, NHAI जो आपकी है, इसने इसके 2 पार्ट कर दिए। 2 पार्ट, एक आपका अमृतसर से दिल्ली तक का बना दिया, दिल्ली तक का, अमृतसर से दिल्ली तक, इसे कहते हैं NH01, नेशनल हाईवे 01। यही है भारत का नेशनल हाईवे नंबर 1, यही है अमृतसर से दिल्ली। और दिल्ली से कोलकाता तक इसको अब नेशनल हाईवे नंबर 2 कहा जाता है। तो NH1 और NH2 में इसको डिवाइड कर दिया है। हमारी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI जो आपकी है, NHAI का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में। तो इस बात को आप लोग याद रखिए। तो इसको बनाने का श्रेय जाता है आपके शेरशाह सूरी को। किसको जाता है बेटा? शेरशाह सूरी को जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इस बात को, इसमें ऑप्शन थोड़े गड़बड़ हो गए क्योंकि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। बाबर और शेरशाह सूरी, जहांगीर और कृष्णदेव राय, हाँ, दोनों जीटी रोड, NH1 और NH2 दोनों ही जीटी रोड है। बिल्कुल सही बात। भारत का सबसे लंबा हाईवे है अभी NH44, नेशनल हाईवे 44, जो कि 3700 किलोमीटर के लगभग लंबा है, जो कि कन्याकुमारी से और आपके रामेश्वरम तक जाता है। अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। सर मेरी आवाज़ ओमपुरी जैसी लगती है। मेरी आवाज़ का तुमने करना क्या है? मुझे लेके मूवी बना रहे हो क्या? खालसा की स्थापना किसके द्वारा की गई? खालसा पंथ की, सिख समुदाय में एक संप्रदाय होता है, इसको खालसा संप्रदाय कहते हैं सिख धर्म में। तो अब आपको बताना है कि खालसा, हाँ जी भैया, सिख धर्म में कई सारे संप्रदाय होते हैं, जैसे निरंकारी अलग होते हैं, खालसा अलग होते हैं। तो आपको बताना है कि खालसा की स्थापना किसने की थी? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दीजिए। सत्यम बेटा पढ़ाई कर लो, मुझे जानकारी नहीं है।
सर इसकी लंबाई कितनी है? जहाँ तक मैंने पढ़ा था, थोड़े दिन पहले मैंने रिसर्च की थी इस पे, मैंने कहा बच्चों को सब कुछ लाओ बता दूंगा, फिर पुलकित सर ने आप लोगों को सब कुछ डिटेल बता दी थी। बाकी 1 सेकंड मुझे दे दो, मैं बताता हूँ तुम्हें कि इसमें लंबाई कितनी है। बहुत कम लंबाई है बेटा, इसीलिए तो बार बार आपको फोकस कर रहे हैं कि तुम पढ़ाई कर लो इसकी, है ना, इसकी तुम पढ़ाई कर लो। लो मैं बता देता हूं, हवलदार में 10वीं पास होनी चाहिए आप, कितने, केवल और केवल 10th पास। और हवलदार की नौकरी यूपी कांस्टेबल से बेहतर है, क्योंकि उसमें 30,000 सैलरी है, केवल 8 घंटे की जॉब है, 5 दिन की जॉब है, शनिवार संडे फ्री, मस्त आराम से पढ़ाई करो। सीजीएल वीजीएल की प्रमोशन इसमें अच्छे हैं, है ना, मस्त पढ़ाई करो। आ रही बात समझ में? 5 दिन केवल जॉब करने के बाद। और इसमें बता देता हूं 10th पास होने चाहिए। और वॉकिंग है, इसमें दौड़ भी नहीं है। 1600 मीटर की दौड़ सिर्फ 15 मिनट काफी है, 15 मिनट, है ना। जब आर्मी में आप जाते हो तो 5 मिनट में आप 1600 मीटर दौड़ते हो, है ना, या सीपीओ में जाते हो तो 5 मिनट में आपको इतना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ वॉकिंग है 15 मिनट में। सब कर लेंगे तो फिजिकल की तो कोई टेंशन है ही नहीं। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर है 20 मिनट में। लो यहाँ से 1000 मीटर मतलब 600 मीटर भी घटा दी और 5 मिनट भी बढ़ा दी, तो 1 किलोमीटर 20 मिनट में आपको। साइकिलिंग है पुरुष के लिए 8 किलोमीटर 30 मिनट में। क्या तुम 8 किलोमीटर में 8 किलोमीटर आधा घंटे में साइकिल नहीं चला सकते? इससे ज्यादा चला दोगे तुम, हैं? हाँ जी। फीमेल के लिए 3 किलोमीटर 25 मिनट में। लो बिल्कुल ही नहीं है साइकिल तो 25 मिनट में, तो तुम 3 किलोमीटर ऐसे ऐसे चले जाओ, साइकिल तो छोड़ो। आगे हाइट और चेस्ट, मेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर केवल और केवल 157.5 सेंटीमीटर हाइट है मेल की। चेस्ट है 76 से 81 सेंटीमीटर, जो कि बेहद कम है, सबकी होगी। फीमेल की हाइट है 152 सेंटीमीटर। फीमेल की हाइट कितनी है बेटा? 152 सेंटीमीटर। और सबसे बढ़िया बात जो अब तक नहीं होती थी, वो डेट भी डिसाइड है पहले से ही। डेट भी पहले से डिसाइड है। क्या? परीक्षा की। परीक्षा की तिथि भी डिसाइड है कि भैया परीक्षा आपकी होगी कब? जुलाई में। ऐसी नौकरियां बहुत कम होती हैं बेटा कि पहले से ही परीक्षा डिसाइड हो जाए आपकी। जुलाई में परीक्षा है। आ रही बात समझ? चलिए चलिए, तो अब आ जाओ खालसा की स्थापना। खालसा की स्थापना 1699 में की गई थी, बैसाखी के दिन, है ना। बैसाखी के दिन की गई थी, बैसाखी के दिन की गई थी बेटा 1699 में, है ना। आनंदपुर साहिब जगह है एक, यहीं पर आनंदपुर साहिब में, आनंदपुर साहिब में की गई थी इस, हाँ जी भाई, आनंदपुर साहिब में। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह। किसने की थी? हाँ, गुरु गोविंद सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है मेडिकल होगा। क्यों मेडिकल अगर होगा तो तुम्हें क्या दिक्कत है? ऐसी कौन सी तुम्हें परेशानी है जो तुम्हें डर लग रहा है कि मेडिकल होगा? सामान्य सा मेडिकल होता है भाई, बहुत सामान्य सा। चेक करेंगे तुम्हारे दोनों हाथ ठीक हैं कि नहीं है, पैर ठीक हैं कि नहीं है, कान से तुम्हें सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता, हाँ बस। और क्या देखेंगे? परेशान फालतू में हो जाते हो तुम। चलो अब इधर आ जाओ। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? जिसको कहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, है ना। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना भारत में बेटा कब की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में 1993 में, 19 अक्टूबर 1993 में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। और यह एक वैधानिक निकाय है, अर्थात कानून के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, संविधान में इसकी चर्चा नहीं है बेटा। अगला 16वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? बहुत आसान सवाल है आपके सामने कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बेटा कहां पर दिया था। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दो, फिर अगले प्रश्न पर भागते हुए चलते हैं कि गौतम बुद्ध की बात करें तो कहते हैं कि इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहां पर हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? जब ये 35 वर्ष की उम्र थी तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने पहला उपदेश दिया था बनारस के पास सारनाथ में। कहां पर है? बनारस के पास, वाराणसी के पास सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो राइट आंसर आपका, आसान सवाल है तो इसलिए इस पर ज्यादा फोकस नहीं करते, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? कौन से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग बता दीजिए, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? डल झील, लोकटक झील, चिल्का झील या बूलर झील? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर देंगे तो फिर हम भी अगले सवाल पर आ जाएंगे। हाँ जी, क्लास को लाइक सभी साथी हमारे कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब सभी साथी हमारे करेंगे और एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन को सभी साथी इंस्टॉल करके प्रतिज्ञा बैच के साथ जुड़ जाएंगे। प्रतिज्ञा बैच में एक एक चीज जबरदस्त तरीके से 4-5 घंटे वहां पढ़ लीजिए, है ना, और फिर YouTube पर अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए दबा के। हालांकि जीके जीएस की मैं बात करूं तो इसी प्रकार से आपकी थ्योरी की क्लासेस भी मैं चलाता रहूंगा, है ना, सारे टॉपिक को कवर कर लूंगा। लेकिन विस्तार से, जैसे पॉलिटी विस्तार से पढ़नी है, इतिहास विस्तार से पढ़ना है ना, ज्योग्राफी विस्तार से पढ़नी है, तो आप वहाँ प्रतिज्ञा बैच में जुड़ जाइए। बाकी सारा का सारा रिवीजन, एक्सरसाइज, है ना, सारा का सारा मैं डेली 11 बजे आप लोगों को कराता रहूँगा निम्नलिखित में से। और कोर्स ले लीजिए, कोर्स भी जरूरी है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ 999 में आपको दिया जा रहा है। अगर आप 999 की कंजूसी हवलदार की कीमत पर करेंगे तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अगर आपको हवलदार बनना है तो आप कम से कम एक कोर्स इस प्रकार का आपके पास होना चाहिए कि कभी भी कोई टॉपिक में अगर कोई दिक्कत आ रही है ना, क्योंकि नौकरी ऐसे ही ली जाती है। आपको लगा कि सर इंग्लिश का ये रूल मुझे समझ नहीं आया, तुरंत जाइए एप्लीकेशन पर, अपना इंग्लिश की क्लास खोलिए और वहां से सब कुछ समझ जाइए, है ना। उसी प्रकार से अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बूलर झील। क्या हो जाएगा बेटा? बूलर झील। चिल्का कहाँ पे? उड़ीसा में ना। बूलर झील, चिल्का तो खारे की है, तो बूलर झील आपकी क्या हो जाएगी? बूलर झील की बात करें तो यह कश्मीर में स्थित है। कश्मीर में एक जिला है बांदीपोरा। क्या है? बांदीपोरा, है ना, बांदीपोरा। बांदीपोरा जिले में आपकी बूलर झील स्थित है, जिसका एरिया लगभग 190 स्क्वायर किलोमीटर है, 189 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। तो याद रखिएगा कि बूलर झील न केवल भारत की बल्कि एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। इस बात को आप लोग याद रखिए। तो कहां पर है ये आपकी? ये आपकी है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपकी कहां पर है? कश्मीर में। जबकि दुनिया की बात करें तो सुपीरियर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि आपके कनाडा और अमेरिका में स्थित है। अगले सवाल पर मैं आ जाता हूं बेटा, अमेरिका, हाँ, अगले सवाल पर आ जाता हूं मैं आपके साथ। निम्नलिखित में से किसे भारत की मिसाल महिला? मिसाल मैन तो आप जानते हैं, अब यह बताना है किसे भारत की मिसाइल महिला के रूप में जाना जाता है? किसे भारत की मिसाइल महिला के रूप में जाना जाता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दीजिए। डल झील कहां पर है? तो डल झील बेटा, ये डल झील आपकी, डल झील है आपकी कहां? ये अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है डल झील, है ना। डल झील अपनी सुंदरता, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर पक्षी और प्यारी सुंदर नौका विहार के लिए जानी जाती है डल झील। और ये श्रीनगर में है। कहां पर है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है बेटा। कहां पर है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है आपकी डल झील। इस बात को याद रखेंगे। तो आपकी राइट आंसर है कि निम्नलिखित में से किसे भारत की मिसाइल महिला के रूप में जाना जाता है? तो आप लोग इसको होमवर्क में लिखेंगे। किस में लिखेंगे बेटा? होमवर्क में। और ये अंतिम प्रश्न है आज का। आप कभी क्वेश्चंस की संख्या पर मत जाइए कि सर 18 ही हुए या 20 ही सवाल हुए या 50 मिनट में 15 हुए। हम सवालों की संख्या को गिन के नहीं, बल्कि हम सवालों की गहराई में जाके उससे संबंधित सभी तमाम तथ्यों को पढ़ते हैं। तो हमेशा अगर आप सवालों की संख्या को देखेंगे तो आपको हमेशा लगेगा कि मेरी क्लास में कम सवाल होते हैं, लेकिन डिटेल होता है उनकी, सही मायने में समझ और समझदारी वहां से विकसित होती है ना। तो आप लोग क्या करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा आपके होमवर्क में, है ना। इस कमेंट बॉक्स में इसके नीचे लिखिएगा। आप सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है। और प्रतिज्ञा बैच के साथ आज ही आप लोग जुड़ जाएंगे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। और सुनो सबसे अच्छी बात, जलेगी जीत की मशाल इस रविवार सुबह 11 बजे। हाँ, आपको क्या करना है? आपको शेयर करना है उस इवेंट को आपके तमाम साथियों के साथ और कह दो कि इस टीम से बेस्ट कोई टीम नहीं है। ये टीम दिन रात बच्चों के लिए करती है ना। एग्जामपुर से बेहतर, क्योंकि अगर हम लोग बात करें कि विद्यार्थी को क्या चाहिए, एक मेहनत करने वाले लोग चाहिए, मेहनती लोग चाहिए,
जो सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर, विद्यार्थी को तो यही चाहिए ना। बेहतर का मतलब क्या होता है? ऐसा तो नहीं है कि विद्यार्थी को ये चाहिए कि बेहतर तब मानेगा जब कोट पैंट में आके, कोट टाई हो, पैंट हो, कोट हो, जूते हो, और फिर आके तुम्हें पढ़ाएं। ऐसा तो नहीं। आपको क्या, मेहनती लोग चाहिए, मेहनती लोग। तो हमसे मेहनती कोई नहीं है, आ रही बात समझ में? कोई हमसे मेहनती नहीं है। सुबह 5 बजे से क्लास शुरू हो जाती है, रात को 3 बजे तक क्लास चलती रहती है। आ रही बात समझ में? गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, रुकता नहीं है ये रथ। चलिए, आपसे निवेदन है, क्लास को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सबसे बड़ी बात, शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। क्लास ऑफ करनी बाबू, एग्जाम